नमस्कार बच्चों। आइए अब विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन इससे संबंधित चैप्टर समझते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या तैयार करना है। 4-5 नंबर का इस पाठ से अवश्य मिलेगा आपको। इस पाठ में आपको प्रमुख जनसंचार माध्यम, प्रिंट, टीवी, रेडियो और इंटरनेट विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन यानी 4 माध्यम मुख्य रूप से हैं, उन्हीं के लिए लेखन कैसे किया जाए उसके संबंध में है ये। तो 4 माध्यम कौन से हैं? प्रिंट, जिसको मुद्रित माध्यम भी कहते हैं, टीवी यानी टेलीविज़न, रेडियो और इंटरनेट, इनके लिए लेखन। अब इन चारों माध्यमों की आपको खूबियाँ समझनी होंगी, इनकी खामियाँ समझनी होंगी। खूबियाँ माने विशेषताएं, अच्छाइयाँ, खामियाँ माने इसकी कमियाँ, इनका इतिहास आदि इसमें पढ़ना है आपको। जैसे प्रिंट माध्यम है, उसमें मुद्रित माध्यम में लेखन के लिए ध्यान देने योग्य बातें भी आपको समझनी है। रेडियो है, इसमें रेडियो समाचार की क्या संरचना है, इसका इतिहास, इसकी विशेषताएं, इसकी कमियां आदि पढ़नी है। रेडियो के लिए समाचार लेखन बुनियादी बातें यानी रेडियो के लिए जो रेडियो के लिए जो समाचार लेखन है उसकी खास बातें, बुनियादी बातें क्या हैं। टेलीविज़न के लिए टीवी खबरों के विभिन्न चरण कितने होते हैं ये भी इसमें समझना है आपको। रेडियो और टेलीविज़न समाचार की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए, इस पर आप के साथ चर्चा करेंगे। फिर एक अंतिम जो माध्यम है वो है इंटरनेट। इंटरनेट पत्रकारिता का इतिहास और भारत में इंटरनेट पत्रकारिता, इस संबंध में बात करेंगे। और अंत में बात करेंगे हिंदी में जो नेट संसार है उसकी क्या स्थिति है। ठीक है, तो अगर एक नज़र में हम इस पाठ पर जाएं तो विभिन्न जनसंचार माध्यमों के लिए लेखन के अलग अलग तरीके हैं। अखबार और पत्र पत्रिकाओं में लिखने की अलग शैली है, जबकि रेडियो और टेलीविज़न के लिए लिखना एक अलग कला है। क्योंकि माध्यम अलग अलग हैं इसलिए उनकी ज़रूरतें भी अलग अलग हैं। विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन के अलग अलग तरीकों को समझना बहुत ज़रूरी है। इन माध्यमों के लेखन के लिए बोलने लिखने के अतिरिक्त पाठकों, श्रोताओं और दर्शकों की ज़रूरत को भी ध्यान में रखा जाता है। इसी को अगर हम दूसरे तरीके से समझें और सरल भाषा में समझें तो देखो विभिन्न जनसंचार माध्यमों के लिए लेखन के भिन्न भिन्न तरीके हैं। पत्र पत्रिकाओं में लेखन की अलग शैली होती है। रेडियो टेलीविज़न आदि के लिए भी लेखन अलग होता है। आज लेखन का विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग किया जा रहा है, जिनकी लेखन शैलियों में विभिन्नताएं मिलती हैं। जैसे पत्र पत्रिका है, सिनेमा है, रेडियो, समाचार, साहित्य, इन सब के लिए जो लेखन होता है वो अलग अलग तरीके का होता है। तो प्रमुख जनसंचार माध्यम जैसा मैंने शुरुआत में बताया कौन कौन से, फिर समझते हैं। जनमानस द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले जनसंचार के विभिन्न माध्यम हैं, जिनमें मुद्रित यानी प्रिंट माध्यम, रेडियो और तीसरा टेलीविज़न और चौथा इंटरनेट है। मुद्रित अर्थात समाचार पत्र पत्रिकाएं पढ़ने के लिए, रेडियो सुनने के लिए, टेलीविज़न देखने के लिए और सुनने के लिए तथा इंटरनेट पढ़ने, सुनने और देखने के लिए प्रयुक्त होते हैं। अखबार पढ़ने के लिए, रेडियो सुनने के लिए और टीवी देखने के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, किंतु इंटरनेट पर पढ़ने, देखने और सुनने तीनों की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है ना। तो सबसे पहला माध्यम है मुद्रित माध्यम, जिसको प्रिंट माध्यम भी कहते हैं। इसको समझ लेते हैं अच्छे से। देखो, जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में मुद्रित यानी प्रिंट सबसे प्राचीन माध्यम है। ये पूछा जाए सबसे प्राचीन माध्यम कौन सा है तो कहोगे मुद्रित या प्रिंट माध्यम। इसके अंतर्गत समाचार पत्र पत्रिकाएँ आती हैं, मतलब न्यूज़पेपर्स आते हैं और मैगजीन्स आती हैं। मुद्रण का आरंभ यानी छापाखाना, मुद्रण कहें तो छापाखाना, इसका आरंभ चीन में हुआ था। तत्पश्चात जर्मनी के गुटेनबर्ग में छापाखाना की खोज हुई। अगर ये वर्तमान छापाखाना जो मिल रहा है यानी प्रिंटिंग प्रेस जो मिल रहा है वो गुटेनबर्ग में इसकी जो खोज हुई वही है आधुनिक जर्मनी के। भारत में अगर बात करें तो 1556 ईस्वी में गोवा में पहला छापाखाना खुला था। इसका प्रयोग मिशनरियों ने धर्म प्रचार की पुस्तकें छापने के लिए किया था। आज मुद्रण कंप्यूटर की सहायता से किया जाता है। संक्षेप में इसका मैंने इतिहास बताया आपको। इतिहास पूछा जाएगा 2-3 नंबर का, ये चीज़ें याद रखोगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। जनसंचार के मुद्रित माध्यमों की खूबियाँ क्या हैं? खूबियाँ माने विशेषताएं। तो इन विशेषताओं में 5-6 पॉइंट आपको अच्छे से याद कर लेना है और आपके 2 या 3 नंबर में पूछा जाएगा, आप लिख सकते हो। देखो, मुद्रित माध्यमों की खूबियाँ यदि देखी जाए तो वे निम्नलिखित हैं। लिखे हुए शब्द स्थायी होते हैं, पहला बिंदु। दूसरा बिंदु, इन लिखे हुए शब्दों को हम एक बार नहीं बल्कि अनेक बार पढ़ सकते हैं। अपनी रुचि और समझ के अनुसार उस स्तर के शब्दों से परिचित भी हो सकते हैं। उन शब्दों का अध्ययन, चिंतन, मनन किया जा सकता है।
जटिल शब्दों के लिए शब्दकोश का भी प्रयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त खबर को अपनी रुचि के अनुसार पहले या बाद में पढ़ा जा सकता है और किसी भी मुद्रित सामग्री को लंबे समय तक सुरक्षित भी रखा जा सकता है। फाइल कटिंग, न्यूज़पेपर्स की कटिंग रख कर अपने फाइल इत्यादि बना सकते हैं। कितना भी समय गुजर जाए ये फाइलें आपके काम आएंगी। ठीक है, बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पुराने अखबार की कटिंग की फाइलें मिलेंगी, ऐसे लोग हैं। तो इस प्रकार से इसकी ये विशेषताएं हैं, इनको ध्यान से समझ लीजिए। अब अगले पॉइंट पे आता हूँ तो देखता हूँ जनसंचार के मुद्रित माध्यमों की कमियाँ क्या हैं। अब कमियों पर बात, भाई अच्छाई हैं तो कमियाँ भी होंगी। तो मुद्रित माध्यम में कुछ कमियाँ भी हैं, जैसे अशिक्षित लोगों के लिए अनुपयोगी। टेलीविज़न तथा रेडियो की भांति मुद्रित माध्यम तुरंत घटी घटनाओं की जानकारी नहीं दे पाता है। समाचार पत्र निश्चित अवधि अर्थात 24 घंटे में एक बार, साप्ताहिक सप्ताह में एक बार तथा मासिक माह में एक बार प्रकाशित किया जाता है। किसी भी खबर या रिपोर्ट के प्रकाशन के लिए एक डेडलाइन यानी समय सीमा होती है। स्पेस स्थान सीमा भी होती है, जबकि रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट माध्यम पर ऐसा प्रतिबंध नहीं होता। महत्व एवं जगह की उपलब्धता के अनुसार किसी भी खबर को स्थान दिया जाता है। मुद्रित माध्यम में अशुद्धि होने पर सुधार हेतु अगले अंक की प्रतीक्षा करनी पड़ती है, जबकि अन्य माध्यमों में तत्काल सुधार किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये कमियां हैं भाई इसमें। ठीक है, तो मुद्रित माध्यमों में लेखन के लिए ध्यान देने योग्य बातें क्या हैं भाई? किन बातों का ध्यान रखेंगे जब हम मुद्रित माध्यमों के लिए लेखन कर रहे हों? देखिए, मुद्रित माध्यमों में लेखन के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना पड़ता है। कौन कौन सी बातें हैं? विशेष तौर पर लेखन में भाषा, व्याकरण, शैली, वर्तनी का ध्यान रखना पड़ता है। प्रचलित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। समय सीमा और आवंटित स्थान के अनुशासन का पालन अवश्य करना चाहिए। जो लेखन व प्रकाशन के बीच गलतियों और अशुद्धियों का शोधन करना अनिवार्य होता है। ये पॉइंट समझ रहे हो? लेखन व प्रकाशन के बीच गलतियों और अशुद्धियों का शोधन मीन्स लिखा गया उसके बाद में जब प्रकाशित हो उससे पहले, यानी लेखन व प्रकाशन के बीच प्रकाशित होने से पहले जो गलतियाँ हों या अशुद्धियाँ हैं उनको सही कर लिया जाना चाहिए। लेखन में सहज प्रवाह के लिए तारतम्यता बनाए रखनी चाहिए। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए लिखते समय। अब रेडियो माध्यम तथा रेडियो समाचार की संरचना पर आते हैं। तो मुद्रित माध्यम, प्रिंट माध्यम में आपने 2-3 चीज़ें समझी, इनको पुनः ध्यान से समझिए। यानी मुद्रित माध्यम का इतिहास, मुद्रित माध्यम की जो है कमियाँ, उसकी विशेषताएं, अच्छाइयाँ और मुद्रित माध्यम के लिए लेखन करते समय ध्यान देने योग्य बातें। अब रेडियो माध्यम तथा रेडियो संरचना पर आते हैं। तो देखिए, रेडियो जनसंचार का श्रव्य माध्यम है। ठीक है, अगर रेडियो की बात करें तो श्रव्य माध्यम है, जिसकी ध्वनि, शब्द और स्वर ही प्रमुख हैं। रेडियो मुख्य रूप से एक रेखीय लीनियर माध्यम है। अब यहाँ पर जो एक रेखीय शब्द आया है इसको अच्छे से समझ लीजिए आप लोग। देखिए, एक साथ में जब एक ही काम हो सके। अब यहाँ पर शंका होती है, जैसे टेलीविज़न में आएंगे तो टेलीविज़न भी एक रेखीय है। अब इसको तब यहाँ शंका होती है, भाई कैसे? क्योंकि उसमें हम देख सकते हैं, सुन भी सकते हैं। तो देखने सुनने का मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ एक काम से है। उसमें हम देख सुन सकते हैं एक साथ, है ना। ये नहीं है कि हम टेलीविज़न पे न्यूज़ देख रहे हैं और सुन रहे हैं और साथ ही कोई कठिन शब्द आ गया तो उसको हम डिक्शनरी निकाल के या गूगल करके उसका अर्थ जानने लगे, तब तक न्यूज़ निकल जाएगी। या फिर कोई न्यूज़ चल रही है और उसके बीच में आपस में बैठ के हम डिस्कशन करने लगे उस न्यूज़ पर, तब तक आगे कट जाएगी। ठीक, ये चीज़ समस्या होती है, इसीलिए इसको एक रेखीय कहते हैं, नहीं एक साथ में एक ही काम। तो ये रेडियो भी एक रेखीय है और टेलीविज़न भी एक रेखीय माध्यम है। रेडियो समाचार की संरचना समाचार पत्रों तथा टीवी की तरह उल्टा पिरामिड शैली पर आधारित होती है। देखो, उल्टा पिरामिड शैली क्या होती है, आगे चलकर इसको विस्तार समझाया जाएगा। यहाँ उल्टा पिरामिड समझ लीजिए कि जो महत्वपूर्ण बातें होती हैं वो सबसे पहले बता दी जाती हैं और फिर घटते क्रम से उसका एंड कर दिया जाता है न्यूज़ का। ठीक है, तो उल्टा पिरामिड शैली हो गई, जिसमें अखबार की तरह पीछे लौटकर सुनने की सुविधा नहीं होती। भाई देखो, रेडियो में
जो टीवी की तरह, ऐसे समझो रेडियो समाचार की संरचना समाचार पत्रों तथा टीवी की तरह उल्टा पिरामिड शैली पर आधारित होती है। इसमें अखबार की तरह पीछे लौटकर सुनने की सुविधा नहीं होती। लगभग 90% समाचार या स्टोरेज इसी शैली में लिखे जाते हैं, यानी उल्टा पिरामिड शैली में। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार पत्र के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को सबसे पहले लिखा जाता है, उसके बाद घटते हुए महत्व क्रम में दूसरे तथ्यों या सूचनाओं को बताया जाता है, अर्थात कहानी की तरह क्लाइमेक्स अंत में नहीं वरन खबर के आरंभ में आ जाता है। इस शैली के अंतर्गत समाचारों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। ये उल्टा पिरामिड शैली के 3 भाग हैं, ध्यान से समझिए कौन कौन से 3 भागों में उल्टा पिरामिड शैली होता है। जैसे आप एक उल्टा पिरामिड बना लीजिए, ऊपर चौड़ा नीचे को पतला, ठीक है। तो उसका पहला हिस्सा होता है इंट्रो, यह समाचार का मुख्य भाग होता है, इसको मुखड़ा भी हिंदी में कहते हैं। दूसरा भाग है बॉडी, बॉडी को हिंदी में कलेवर भी कहते हैं। ये घटते हुए क्रम में खबर को विस्तार से लिखा जाता है इसमें, यानी पूरा ब्यौरा प्रस्तुत किया जाता है बॉडी में। और अंत में होता है समापन, एंडिंग। अधिक महत्वपूर्ण न होने पर अथवा स्पेस न होने पर इसे काट कर छोटा भी किया जा सकता है, ठीक है। एंडिंग के लिए कोई बहुत विस्तार नहीं है, 1-2 लाइन में एंडिंग हो जाती है। तो इस प्रकार से उल्टा पिरामिड शैली में रेडियो समाचार लिखे जाते हैं। तो ये रेडियो समाचार की संरचना हो गई। अब रेडियो समाचार लेखन की बुनियादी बातें समझता हूँ। बुनियादी बातें मतलब बेस, बिल्कुल मूल बातें क्या हैं। देखो, समाचार लेखन की बुनियादी बातें निम्नलिखित हैं। साफ सुथरी टाइप की हुई कॉपी, ट्रिपल स्पेस में टाइप करते हुए दोनों हाशिए छोड़ने चाहिए। हाशिए का मतलब मार्जिन लाइन। जिस पेपर पे आपको रेडियो के लिए न्यूज़ लिखनी है उस पेपर पर दोनों तरफ मार्जिन लाइन होनी चाहिए। ट्रिपल स्पेस, एक एक लाइन छोड़ करके तीसरी लाइन में, एक में लिखा दूसरा छोड़ा तीसरी लाइन में फिर लिखेंगे, स्पेस दे करके साफ सुथरी टाइप कापी तैयार करेंगे। अच्छा, दूसरी बात, एक पंक्ति में 12 से 13 शब्दों से अधिक का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, तीसरी बात, पंक्ति के अंत में विभाजित शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। ये विभाजित शब्द आप लोग ध्यान से समझिए, विभाजित शब्द क्या होते हैं। विभाजित शब्द से तात्पर्य है, विभाजित शब्द जैसे मतलब आ गया महत्वपूर्ण, ठीक है। महत अंत में लाइन में लिखते चले जाए, अंत में महत लिखा और आधा था वह और पूर्ण दूसरी लाइन से शुरू किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। अविश्वास, अभी इधर लिखा, अविश्वास दूसरी ओर। अक्सर ऐसा होता है, छोटा डैश लगा करके आधा अक्षर इधर उधर किया जा सकता है स्पेस को देखते हुए, लेकिन नहीं, इसके लिए आप जब भी लिखें तो पूरे पूरे शब्द लिखें और विभाजित शब्दों का प्रयोग न करें। मैं समझता हूँ विभाजित शब्द आप समझ गए होंगे अच्छे से। चलिए आगे देखता हूँ। समाचार कॉपी में जटिल एवं संक्षिप्त आकार का प्रयोग न करें, है ना। शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग, शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना चाहिए किसी शब्दों का, और कठिन बहुत नहीं लिखने चाहिए। लंबे अंकों को तथा दिनांकों को शब्दों में लिखना चाहिए। अब जैसे लंबे अंक है ना, लाख में, करोड़ में, हज़ार में, वैसे तो हज़ार में हो तब भी शब्दों में लिखना चाहिए, ठीक है। शब्दों में लिखने आराम से, कितनी बड़ी संख्या उसको पढ़ते चले जाएंगे, उसका सही अर्थ सही सेंस निकलेगा। 1 से 10 तक के अंकों को तो अंकों में लिखना चाहिए, उनको शब्दों में नहीं लिखना चाहिए। इसके ऊपर के जो हो उनको शब्दों में लिखना चाहिए। और चीज़ें ध्यान रखना है, निम्नलिखित क्रमांक, अधो हस्ताक्षरी, किंतु, लेकिन, उपर्युक्त, पूर्वक जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों? तो निम्नलिखित, वहाँ पर रेडियो के लिए आपने न्यूज़ लिखी है, उसको पढ़ने वाला पढ़ रहा है, ठीक है। तो निम्नलिखित अगर वहाँ पर बोलेगा तो क्या लिखा है नीचे वो कहीं में दिखाई तो नहीं पड़ रहा है, तो इसलिए वो निम्नलिखित नहीं होना चाहिए। अधो हस्ताक्षरी, किसके नीचे हस्ताक्षर हैं, ऐसा कहाँ दिखाई पड़ेगा, तो इसलिए उपर्युक्त, क्या ऊपर है, ये तो कहीं दिखता नहीं है, इसलिए ऐसे शब्दों से बचना चाहिए। वर्तनी पर विशेष ध्यान देना चाहिए, स्पेलिंग कतई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर स्पेलिंग गलत लिखी है तो वैसे वो पढ़ देगा, वही वैसे उच्चारण हो जाएगा और फिर वो लोग उसको गलत समझेंगे। आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। आम बोलचाल की भाषा का मतलब भाषा की गरिमा बनाए रखते हुए, है ना, बिल्कुल थर्ड क्लास की नहीं, जैसा चलिए ठीक है। तो रेडियो समाचार लेखन की जो बुनियादी बातें हैं वो, उनमें ये 5-7 पॉइंट हैं। इन पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझ लेना है आपको। अब आता हूँ मैं तीसरे माध्यम पर, जो तीसरा माध्यम टेलीविज़न माध्यम। टेलीविज़न माध्यम, इसको समझते हैं। देखो, टेलीविज़न जनसंचार का दृश्य श्रव्य माध्यम है ना। रेडियो श्रव्य माध्यम, ये दृश्य श्रव्य माध्यम।
यह रेडियो की तरह एक रेखीय माध्यम है। देखो मैंने बताया था एक रेखीय ही है। क्यों एक रेखीय है वो बात समझा दी मैंने है। टेलीविज़न में शब्दों व ध्वनियों की अपेक्षा दृश्यों का अधिक महत्व होता है। इसमें दृश्य शब्दों के अनुरूप उनके सहयोगी के रूप में चलते हैं। इसमें कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक खबर बताने की शैली का प्रयोग किया जाता है। अतः टेलीविज़न में समाचार लेखन की प्रमुख शर्त दृश्य के साथ लेखन है। ये मूल शर्त है कि जो विजुअल आप तैयार करें उसके अकॉर्डिंग ही आपको न्यूज लिखनी है। नहीं दृश्य कुछ और चल रहा है और न्यूज कुछ और बता रहे हो आगे पीछे की, नहीं, दृश्य के साथ जो लिखा जाना चाहिए। अच्छा, टेलीविज़न खबरों के प्रमुख चरण कौन से हैं? अब टेलीविज़न के लिए जो खबरें लिखेंगे, समाचार लिखेंगे, तो उनको कुछ विभिन्न चरणों में आप लिखेंगे। वो चरण कौन से हैं वो समझ लेते हैं। प्रिंट अथवा रेडियो की तरह टेलीविज़न चैनल समाचार देने का मूल आधार सूचना देना है। भाई सूचना ही देना है, चाहे प्रिंट माध्यम का मूल आधार सूचना देना, रेडियो का भी सूचना देना ही, तो टेलीविज़न का भी मूल आधार सूचना देना ही है। टेलीविज़न में यह सूचनाएं इन चरणों से होकर गुजरती हैं। आप देखो किन चरणों से होकर सूचनाएं गुजरती हैं। सबसे पहले फ्लैशबैक। कोई भी न्यूज़ जो है बड़ी घटना कहीं कोई घटित हो गई तो उस घटना की त्वरित जानकारी देने के लिए महज कम शब्दों में सूचना देने के उद्देश्य से, कम शब्दों में महज सूचना देने के उद्देश्य से वो दिखा दिया जाता है। ठीक है, पढ़ के भी सुना देते हैं या फिर स्क्रीन पर लिख करके आ जाता है, तो वो ब्रेकिंग न्यूज होता है। ठीक है, कम शब्दों में। तो ये पहला चरण हुआ मान लिया। अब ब्रेकिंग न्यूज़ के बाद में दूसरा नंबर आता है ड्राई एंकर। अब उस घटना से संबंधित रिपोर्टर ने क्या किया है, अच्छी सी एक लिख लिया है, लिख लिया है, रिपोर्ट लिख ली है, यानी न्यूज़ लिख ली है और उसको अपने उसको भेज दिया है। ठीक है, तो वहाँ से जो एंकर होता है, वो एंकर जो उस न्यूज़ को पढ़ रहा होता है, सूखी, ड्राई मीन सूखी, सूखी न्यूज़ मतलब वो पढ़ रहा है। ठीक है, तो जैसे वो खबर सीधे पढ़ रहा होता है स्क्रीन पर, है ना, बस वो ड्राई एंकरिंग है, तो उसको ड्राई एंकर कहते हैं। जो दूसरा चरण है ड्राई एंकर। फिर ड्राई एंकर अच्छे से समझ लो कि बिना चित्र के, है ना, जो केवल पढ़ रहा होता है न्यूज़ को एंकर, बस वो ड्राई एंकर कहलाता है। उसके बाद तीसरा चरण होता है फ़ोन इन। तब तक घटना स्थल से जो रिपोर्टर होते हैं वो फ़ोन से कनेक्ट हो जाते हैं न्यूज़ रूम को, और न्यूज़ रूम से सीधे उस घटना स्थल से रिपोर्टर की फ़ोन की आवाज़ सुनाई पड़ती है, तो वो फ़ोन इन कहलाता है। फ़ोन इन, ठीक है। तो ये फ़ोन इन क्या है? घटना स्थल पर मौजूद रिपोर्टर जब फ़ोन से कनेक्ट हो जाते हैं और फिर वो आवाज़ न्यूज़ के साथ में सुनाई पड़ती है, तो वो फ़ोन पर जो बात बताई जा रही होती है और हम लोग न्यूज़ में सुन रहे होते हैं, वो कहलाती है फ़ोन इन। इसके बाद चौथा चरण होता है एंकर विजुअल। एंकर विजुअल का मतलब होता है कि घटनास्थल पर कुछ वीडियो की क्लिप्स ली जाती हैं, वीडियोज़ बना लिए जाते हैं, वो वीडियोज़ न्यूज़ रूम को भेज दिए जाते हैं, और फिर उन जो न्यूज़ रूम को जो भेजे गए विजुअल्स हैं, उन विजुअल के अकॉर्डिंग फिर न्यूज़ पढ़ी जाती है, सुनाई जाती है, मतलब लेखन किया जाता है न्यूज़ का, जो वहाँ एंकर पढ़ता है। तो जो वीडियोज़ दिखाए जाने लगते हैं उस घटना के साथ में, वो एंकर विजुअल कहलाता है, यानी उन दृश्यों के अनुरूप न्यूज़ लिखी जाती है, वो एंकर विजुअल है। फिर एंकर बाइट। एंकर बाइट पांचवा चरण है, और एंकर बाइट में क्या होता है, घटना स्थल पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों के बयान लिए जाते हैं। वो बयान जो रिकॉर्ड किए जाते हैं और न्यूज़ के साथ जोड़ के दिखाए जाते हैं, वो एंकर बाइट कहलाते हैं। ठीक है, अब एंकर बाइट क्या करते हैं, समाचार को प्रामाणिक, उस घटना को प्रामाणिकता प्रदान करते हैं, प्रूफ्ड कर देते हैं कि वो घटनास्थल पर मौजूद व्यक्ति। अब मान लिया जैसे कि कहीं कोई धरना प्रदर्शन हो, धरना प्रदर्शन का मुख्य नेतृत्व करने वाला व्यक्ति है, तो उसकी बात बाइट के रूप में ली जाती है, तो वो अपनी बात बताता है। ठीक है, या फिर कहीं कोई घटनास्थल पर चल रहा हो कोई ऐसे ही धरना प्रदर्शन, और उसमें एक बहुत भयानक दंगा हो गया हो, बहुत मारपीट हो गई हो, और उसके बाद में जब न्यूज़ कवर करने लोग पहुँचे हों, तो उस दंगा के जो चश्मदीद गवाह होंगे वहाँ देखने वाले प्रत्यक्षदर्शी, उनके जब बयान लिए जाएंगे वो बाइट कहलाएंगे। तो बाइट्स लेते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए कि बाइट बिल्कुल सही होनी चाहिए, ऐसा नहीं जो बता रहा है वो वास्तव में रियल है कि नहीं है। और छठा है लाइव।
लाइव चरण क्या है? लाइव समझ लीजिए। लाइव का हिंदी में कहते हैं सीधा प्रसारण या सजीव प्रसारण। देखो, घटनास्थल पर लाइव प्रसारण के लिए एक ओबी वैन होती है, सैटेलाइट जिस पर फिट होता है, और उस ओबी वैन के माध्यम से घटनास्थल से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है न्यूज़ रूम को, और न्यूज़ रूम से जो हम लोग अपने टेलीविज़न पर देखते हैं वो सब बिल्कुल सीधा जैसा घटनास्थल पे हो रहा है वही दिखाई पड़ता है। उसको हम आगे पीछे घटा बढ़ा नहीं सकते, जो घटनास्थल पर चल रहा है सीधा वही हमको दिखाई पड़ता है। इसमें ओबी वैन का बहुत अधिक महत्व होता है। ये लाइव होता है, जैसे आजकल के क्रिकेट वगैरह के गेम वगैरह होते हैं, क्रिकेट वगैरह होता है, इसके लाइव प्रसारण ही किए जाते हैं, और भी बहुत सारे लाइव प्रसारण ही दिखाए जाते हैं। टेलीविज़न समाचारों की खूब, अच्छा हाँ, तो इसके बाद में लाइव, और सातवां है एंकर पैकेज। एंकर पैकेज से तात्पर्य जानते हो क्या है? जो ये फ्लैशबैक, ब्रेकिंग न्यूज़, ड्राई एंकर, फोन इन, एंकर विजुअल और एंकर बाइट, ये सारी चीज़ें मिला करके एक एंकर पैकेज बन गया। ठीक है, तो इन सबसे मिली जुली जो खबर है, इन सबको मिला करके जो खबर तैयार की जाती है वो पूरा एंकर पैकेज कहलाती है। तो इस प्रकार से टेलीविज़न के लिए जो समाचार लिखे जाते हैं वे इन 7 चरणों से गुजर के कंप्लीट होते हैं। अब मैं बात करता हूँ टेलीविज़न समाचारों की खूबियाँ। खूबियाँ मानी विशेषताएं। टेलीविज़न समाचारों की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। देखो, नंबर 1, देखने और सुनने की सुविधा है इसमें, दोनों चीज़ एक साथ मिल जाएगी, सुन भी रहे हो देख भी रहे हो। जीवंत घटनाओं का प्रसारण होता है इसमें, यानी सजीव प्रसारण, जहाँ जैसी घटना हो रही है तुरंत हम देख सकते हैं। तीसरा बिंदु, प्रभावशाली खबर से परिचित होना। आप देखो टेलीविज़न पर बहुत सारी प्रभावशाली खबरें हैं, सीधे सीधे दिखाई जा रही हैं, और उनसे हम अच्छे से परिचित होते चले रहते हैं। समाचारों का लगातार प्रसारण देख पाना। अब इसमें टेलीविज़न पर समाचार कंटिन्यू आते रहते हैं, तो लगातार प्रसारण हम देख सकते हैं। मतलब कि टेलीविज़न पर समाचार लगातार चलते रहते हैं, कि ऐसा नहीं है कि रेडियो पर भी, रेडियो पर खैर कम ही है, रेडियो ऐसा देखते हैं कि उसका टाइम फिक्स है, 8 बजे का, 7:30 बजे का, या 7:20 पे समाचार, प्रादेशिक समाचार, 9 बजे, तो रात के 9 बजे, या जिस जिस टाइम पर आते हैं तो हम उसी टाइम पर। लेकिन टेलीविज़न पर लगातार प्रसारण, न्यूज़ चैनल हैं वो केवल न्यूज़ के ही चैनल हर समय दिखाते रहते हैं। ये सारी विशेषताएं इसकी हैं। ठीक है, तो विशेषताओं को आप अच्छे से अगर आप याद कर सकते हो तो हमें लगता है कि अच्छे अंक मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में मैं आता हूँ तो टेलीविज़न समाचारों की कमियाँ। टेलीविज़न समाचारों की कमियाँ निम्नलिखित हैं। देखो, भाषा शैली के स्तर पर अत्यंत सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। भाषा शैली का बहुत ध्यान रखना है। दूसरी, बाइट का ध्यान रखना आवश्यक। मैंने बताया था बाइट ये प्रत्यक्षदर्शियों के बयान होते हैं, और पता चला कि बाइट ही गलत है, बाद में पता चला वो प्रत्यक्षदर्शी था ही नहीं, वहाँ पर घटनास्थल पर था ही नहीं जिसकी बाइट दिखाई गई, तो गलत होगा। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण कभी कभी सामाजिक उत्तेजना को जन्म दे सकता है ना। अब देखो, सीधा प्रसारण चल रहा है कहीं का, और इसमें जानते हो आजकल सांप्रदायिक दंगे आदि हो जाते हैं, तो सामाजिक उत्तेजना पैदा हो सकती है, तथा परिपक्व बुद्धि पर सीधा प्रभाव पड़ता है। तो ये 2 4 6 कमियां हैं इसकी। जहाँ अच्छाइयाँ वहाँ कमियां भी होती हैं, तो इन कमियों पर भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये कमियां याद करेंगे तो अब 2-3 नंबर का आएगा, बता सकते हैं आप। अच्छा, रेडियो और टेलीविज़न समाचार की भाषा शैली। देखो, भाषा के स्तर पर गरिमा को बनाए रखते हुए, समझ लो, भाषा के स्तर पर गरिमा को बनाए रखते हुए सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। सभी वर्ग तथा स्तर के लोग समझ सकें, इसका ध्यान रखना चाहिए। वाक्य छोटे तथा सरल हों एवं वाक्यों में तारतम्यता हो। जटिल शब्दों, सामाजिक शब्दों, सामाजिक नहीं, यहाँ पर गलत लिखा है, सामासिक, समास युक्त है ना, संक्षिप्त स्वरूप जिनका होता है, और मुहावरों के अनावश्यक प्रयोग से बचना चाहिए। जटिल और उच्चारण में कठिन शब्द, संक्षिप्त अंक आदि नहीं लिखने चाहिए जिन्हें पढ़ने में कठिनाई हो। मीन्स जो न्यूज़ आप लिख रहे हो उसको इस तरीके से लिखो कि जो एंकर वहाँ पढ़ रहा है तुम्हारी न्यूज़, उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत न महसूस हो, कहीं अटकने न पाए, धारा प्रवाह वो बोल सके, पढ़ सके स्पष्ट। दूसरी बात, वह इस स्तर का लिखा जाना होना चाहिए कि जो उस न्यूज़ को सुन रहा है वो आसानी से उसको समझ सके, है ना। तो दर्शकों, श्रोताओं आदि को ध्यान में रखते हुए न्यूज़ लिखी जानी चाहिए, तो ये बात है। अच्छा, इसमें एक बात और जोड़ देता हूँ। टेलीविज़न न्यूज़ में एक आता है नेट या नेट साउंड,
ये नेट साउंड क्या होता है इसको समझ लीजिए। टेलीविज़न के लिए जो हम न्यूज़ लिखते हैं इसका भी बहुत महत्व होता है। ये नेट साउंड क्या है टेलीविज़न न्यूज़ में, तो देखिए ऐसा होता है जो इसमें जो हम न्यूज़ लिखते हैं, न्यूज़ लिखते समय जो दृश्य और वॉइस ओवर, ये दो चीज़ें तो चलती हैं साथ साथ में, ठीक है। सीन है वॉइस ओवर मानी उस दृश्य के अनुकूल जो हम न्यूज़ बोल रहे हैं, यानी लिखी गई न्यूज़ जो बोली जा रही है। अब इसके बीच में कुछ प्राकृतिक आवाज़ें भी हैं, वो भी बड़े महत्व रखती हैं। जैसे कहीं मान लिया धरना प्रदर्शन चल रहा है, धरना प्रदर्शन में नारे भी लग रहे हैं, है ना, तो उन नारों की आवाज़ें कैच करना बीच में आ जानी चाहिए। जिसे हम कहीं कोई ऐसे क्षेत्र का कारखाने का कहीं गए हैं न्यूज़ कवर करने के लिए, तो कारखाने में जो मशीनें हैं उनके चलने की आवाज़ें, या कहीं जंगल तालाब नदी के आसपास कहीं हैं तो चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ें आदि जो प्राकृतिक आवाज़ें हैं ये भी बड़े मायने रखती हैं। अगर वहाँ की वास्तव में न्यूज़ है तो वो प्राकृतिक आवाज़ों को भी स्पेस देना चाहिए। प्राकृतिक आवाज़ें उसको और प्रमाणित कर देती हैं कि वो न्यूज़ फला जगह की ही है, जो विजुअल है फला जगह की ही है। तो वो प्राकृतिक आवाज़ें जो होती हैं वही कहलाती हैं नेट साउंड, ठीक है। घटनास्थल आदि पर जो आवाज़ें इधर उधर हो रही हैं उनको भी स्पेस देना चाहिए, ठीक है, वो नेट साउंड है। तो इस प्रकार से ये हम देखते हैं कि टेलीविज़न के लिए जो न्यूज़ लिखी जाती है उसमें किन बातों का ध्यान रखना है, क्या उनकी कमियां हैं, क्या खूबियां हैं और कितने चरण हैं आदि आदि। अब मैं बात करता हूँ इंटरनेट माध्यम की। इंटरनेट माध्यम आधुनिक माध्यम है, ठीक है, और आधुनिक माध्यम ये इतना है कि सबसे अधिक ये इसी का प्रयोग चल रहा है। तो आज की नई पीढ़ी समाचार को इंटरनेट पर देखना व पढ़ना पसंद करती है। इसे इंटरनेट पत्रकारिता, अच्छा अब इसे इंटरनेट पत्रकारिता, ऑनलाइन पत्रकारिता या साइबर या वेब पत्रकारिता कुछ भी कहा जा सकता है, ठीक है। ध्यान से समझिए, इंटरनेट पे जो पत्रकारिता वो इंटरनेट पे है तो सब कुछ, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर इंटरनेट माध्यम जो है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में क्या कर रहा है, ठीक है, बस उस पर। तो इसीलिए जो इंटरनेट के द्वारा पत्रकारिता का काम होता है वो उनको 2-3 नाम दिए गए हैं, जब कह सकते हो इंटरनेट पत्रकारिता, ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर या वेब पत्रकारिता आदि कुछ कह सकते हो। इसके द्वारा जहां हम सूचना, मनोरंजन, ज्ञान तथा निजी व सार्वजनिक संवादों का आदान प्रदान कर सकते हैं, वहीं यह अश्लीलता, दुष्प्रचार व गंदगी फैलाने का भी माध्यम बना हुआ है। इंटरनेट माध्यम इन चीज़ों का भी है। इंटरनेट का प्रयोग समाचारों के संप्रेषण, संकलन तथा सत्यापन एवं पुष्टिकरण में भी किया जाता है। ये ध्यान देने योग्य बात है। इंटरनेट का प्रयोग समाचारों का संप्रेषण, समाचार भेजना, संकलन करना, समाचारों को संकलित करते हैं और सत्यापन, इसको प्रूफ भी करते हैं तथा इनका पुष्टिकरण भी करते हैं। अच्छा देखिए, टेली प्रिंटर के ज़माने में जब टेली प्रिंटर हुआ करता था, कंप्यूटर नहीं था, इंटरनेट नहीं था, तब 1 मिनट में केवल 80 शब्द एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे जा सकते थे। वहीं आज 1 सेकंड में लगभग 70,000 शब्द भेजे जा सकते हैं। ये संप्रेषण का काम काफ़ी आगे तक पहुंच गया है। अब मैं थोड़ा इंटरनेट पत्रकारिता के इतिहास पर बात करूंगा। देखो इंटरनेट पर समाचार पत्र का प्रकाशन या खबर का आदान प्रदान ही वास्तव में इंटरनेट पत्रकारिता है। इंटरनेट पर यदि हम किसी भी रूप में समाचारों, लेखों, चर्चा, परिचर्चा, बहसों, फीचर, झलकियों के माध्यम से अपने समय की धड़कनों को अनुभव कर दर्ज करने का कार्य करते हैं तो वही इंटरनेट पत्रकारिता है, ठीक है। तो इंटरनेट पत्रकारिता क्या है आप समझ रहे होंगे अच्छे से। अच्छा, अब इसी पत्रकारिता को वेब पत्रकारिता भी कहा जाता है। वर्तमान समय में विश्व स्तर पर इंटरनेट पत्रकारिता का तीसरा दौर चल रहा है। ये MCQ में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कौन सा दौर विश्व स्तर पर कौन सा दौर चल रहा है, तो आप लोग कहोगे तीसरा दौर, जबकि भारत में दूसरा दौर चल रहा है। यानी विश्व स्तर पर पहले आ गया था इंटरनेट, बहुत पहले पत्रकारिता इंटरनेट पे होने लगी थी। हमारे भारत में बाद में आई है, इसलिए मतलब दूसरा दौर इसका मानते हैं हम। पहला दौर वर्ष 1982 से 1992 तक, हाँ इसका ईयर भी आप लोग याद रखिएगा। जो इंटरनेट पत्रकारिता का पहला दौर है वह 1982 से 1992 तक, तथा दूसरा दौर वर्ष 1993 से और 2001 तक माना जाता है।
वर्तमान में इंटरनेट पत्रकारिता का तीसरा दौर माना जाता है, जो वर्ष 2002 में प्रारंभ हुआ था। 2002 में जो प्रारंभ हुआ वो तीसरा दौर चल रहा है इंटरनेट पत्रकारिता का। ये विश्व स्तर की बात कर रहा हूँ। अब मैं बात करूँ भारत में इंटरनेट पत्रकारिता की, तो भारत में जो इंटरनेट पत्रकारिता है उसका भी प्रथम दौर चल रहा है। यह वर्ष 1993 से आरंभ माना जाता है। ठीक है, वर्ष 1993 से प्रथम दौर शुरू हुआ है भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का, याद रखना। और दूसरा दौर वर्ष 2003 से माना जाता है। वही दूसरा दौर अभी चल रहा है। भारत में यथार्थ रूप से rediff.com, इंडिया इन्फोलाइन तथा सिफी जैसी कुछ साइटें वेब पत्रकारिता का कार्य कर रही हैं। ये साइटें याद रखिए जो भारत की हैं, जो यथार्थ रूप में काम कर रही हैं। कौन कौन सी? rediff.com, इंडिया इन्फोलाइन तथा सिफी। रीडिफ को भारत की पहली साइट कहा जाता है। एमसीक्यू में पूछा जा सकता, भारत की पहली साइट पत्रकारिता के क्षेत्र में, तो कहोगे रीडिफ। जो गंभीरता के साथ इंटरनेट पत्रकारिता कर रही है, वेब दुनिया पर विशुद्ध पत्रकारिता करने का श्रेय तहलका.com को जाता है। यानी वेबसाइट पर अगर देखें तो विशुद्ध माने पूरी तरीके से पत्रकारिता का जो काम किया है वो है तहलका.com। अब हम देखते हैं हिंदी नेट संस्कार। हिंदी नेट संसार, देखो इंग्लिश में इंटरनेट तो काफ़ी आगे निकल गया है, हिंदी में थोड़ा सा अभी दिक्कतें थी, लेकिन अब तब भी बहुत कुछ सुधार हो गया है। ठीक है, देखते हैं प्रॉब्लम्स क्या हैं हिंदी नेट संसार में। देखो, हिंदी में नेट पत्रकारिता वेब दुनिया के साथ प्रारंभ हुई थी। ठीक है, वेब दुनिया एक साइट है, उसके साथ ही हिंदी में नेट पत्रकारिता शुरू हुई। इंदौर में नई दुनिया समूह से प्रारंभ हुआ यह पोर्टल हिंदी का संपूर्ण पोर्टल है। अब ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, इंदौर में जो नई दुनिया समूह से पोर्टल प्रारंभ हुआ वो पूरा हिंदी का ही पोर्टल है। कौन सा? नई दुनिया समूह। कहाँ? इंदौर में। ठीक है, और देखिए जागरण, अमर उजाला, नई दुनिया, हिंदुस्तान, भास्कर, राजस्थान पत्रिका, नव भारत टाइम्स, प्रभात खबर एवं राष्ट्रीय सहारा के वेब संस्करण प्रारंभ हुए हैं। वेब संस्करण मीन्स इंटरनेट पर इनके सभी के संस्करण, ये सब प्रिंट माध्यम में पाए जाते थे, लेकिन अब ये सब इंटरनेट पर भी डाले जाने लगे हैं। एक है प्रभा साक्षी नाम का, तो ये प्रभा साक्षी नाम से प्रारंभ हुआ जो अखबार है, ये प्रिंट रूप में न होकर केवल इंटरनेट पर ही उपलब्ध है। अब केवल इंटरनेट पर मतलब इसका प्रिंट माध्यम नहीं मिलता, ये अखबार कागज़ पे नहीं छपता है। ठीक है, कौन सा? प्रभा साक्षी। तो प्रभा साक्षी नाम से जो प्रारंभ हुआ अखबार है, ये प्रिंट माध्यम में न होकर केवल इंटरनेट पर ही उपलब्ध है। आज पत्रकारिता के अनुसार श्रेष्ठ साइट बीबीसी है। बीबीसी को सबसे श्रेष्ठ जो है साइट मानते हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में। हिंदी वेब जगत में आज अनेक साहित्यिक पत्रिकाएं चल रही हैं। कुल मिलाकर हिंदी की वेब पत्रकारिता अभी अपने शैशव काल में ही है। सबसे बड़ी समस्या हिंदी के फॉन्ट की है। अभी हमारे पास हिंदी का कोई कीबोर्ड नहीं है। जब तक हिंदी में कीबोर्ड का मानकीकरण नहीं हो जाता तब तक इस समस्या को दूर नहीं किया जा सकता। देखो, ये जो अंत में बात लिखी है इस पर बहुत काम किया जा चुका है। अब कई सारे ऐसे फॉन्ट आ गए हैं जो हिंदी में काम करने लगे हैं। हिंदी कीबोर्ड भी आ गया। कीबोर्ड तो ऐसे आ गए हैं कि किसी लैंग्वेज में आप टाइप करते चले जाओ और किसी दूसरी भाषा में उसको परिवर्तित करते चले जाओगे। तो इसमें भी बहुत कुछ काम हो चुका है, लेकिन फिर भी जैसे इन्होंने कहा शैशव काल में है, तो शैशव काल से थोड़ा उठ करके बाल्यकाल में आ गई है। बाल्यकाल तक आप मान सकते हो जो हिंदी नेट संसार है वो बाल्यावस्था में अभी चल रहा है। तो इस प्रकार से जो विभिन्न माध्यम हैं उनके लिए कैसे लेखन करें, उसका इतिहास क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसकी कमियां क्या हैं, उनके लिए लेखन करने के लिए ध्यान देने योग्य बातें क्या हैं, इन पर मैंने चर्चा की। आशा करता हूँ कि आपने अगर ध्यान से सुना होगा पढ़ने के साथ साथ तो ये समझ में आया होगा। और ऐसे ही अगले चैप्टर को भी मैं डाल दूँगा, लेकिन बस यही है कि थोड़ा आप इसको सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाते रहिएगा, चैनल आगे बढ़ेगा तो मुझे लगता है कि आप लोगों को जो वीडियो डालूँगा वो सीधे पहुँचते रहेंगे, है ना। अन्यथा
लिंक भेजना पड़ता है, फिर कोई रहता है। आप भी आपस में एक दूसरे को शेयर कर दो जिससे कि बच्चे समझ सकें। ठीक है, धन्यवाद।